तो दिल थाम के बैठना दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का बहुत ही शॉर्ट वीडियो। इसे मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगी और बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप एग्जाम्स में जल्दी जल्दी रिवीजन कर सको। तो चलिए अब बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। अब रिसोर्स क्या होता है? जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे यानी हमारे ज़रूरतों को पूरा करे, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो यानी टेक्नोलॉजी के पहुंच में हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो यानी हम अपने पैसों से उसे खरीद पाए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो यानी हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट करे, उसे ही रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं रिसोर्सेज के। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जिसके 2 कैटेगरी होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज यानी लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। अबायोटिक रिसोर्सेज यानी नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसके 2 कैटेगरी होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं यानी फिर से ला सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, वाटर। तो वाटर जो है वो वाटर साइकिल के प्रोसेस से रिन्यू होता रहता है, और सोलर एनर्जी हमारे पास जब तक सन है तब तक सोलर एनर्जी है। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको फॉर्म होने में, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और अगर हम उन्हें एक्सेसिव मात्रा में यूज करेंगे, ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इनको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और अगर हम इन्हें ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे, एक्सेसिव यूज करेंगे, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसके 4 कैटेगरी होते हैं। पहला है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आ जाते हैं जिन्हें हमने सर्वे करके उनके क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगाया है ताकि हम उसे यूटिलाइज कर सके, यूटिलाइजेशन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल माइंस। पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर वो रिसोर्सेज आते हैं जिन्हें हमने खोज तो लिया है लेकिन हमने उसे अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी इन डेजर्ट्स। नेक्स्ट आता है स्टॉक रिसोर्सेज। तो स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो ह्यूमन के नीड्स को यानी ह्यूमंस के जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास ही टेक्नोलॉजी नहीं है उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए, यानी उनको यूज करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग H2 एंड O2 फ्रॉम H2O, यानी H2O से H2 और O2 को कैसे अलग अलग करे, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करे, इसके लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। नेक्स्ट आता है रिजर्व्ड रिसोर्सेज। तो रिजर्व्ड रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हम उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने उसे अभी तक बचा कर रखा है अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर से हम ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी उतना ज्यादा मात्रा में उसका यूटिलाइजेशन शुरू नहीं किया है एंड उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखा है। क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसके 2 कैटेगरी है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज और पब्लिक रिसोर्सेज। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल यानी जो इंडिविजुअल को बिलोंग करता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल का खुद का कार, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज। और पब्लिक रिसोर्सेज यानी जो सबके लिए है, जैसे कि पब्लिक प्लेग्राउंड्स, पब्लिक पार्क। ठीक है, तो ये सबके लिए है, सब लोग वहां पर जा सकते हैं। तो अब नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्सेज यानी एक नेशन के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो उस नेशन के हैं, एंड इसके अलावा ओशनिक एरिया की बात करें तो नेशन का जो कोस्ट है वहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में जितने भी रिसोर्सेज आएंगे वो उस नेशन के होंगे। यानी 12 नॉटिकल माइल्स को अगर हम किलोमीटर में देखें तो 22.22 किलोमीटर होता है। तो एक नेशन का जो कोस्ट है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्सेज आएंगे, और उसके अलावा पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो सबके सब नेशन के हैं। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करता है यानी कंट्रोल करता है, और ओपन ओशन में 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड यानी 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो एक्सक्लूसिव जोन में आते हैं और वो ओपन ओशन को बिलोंग करते हैं, एंड कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकती बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लिए, यानी बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो उनको कंट्रोल करता है उनके परमिशन के बिना वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। इसके अलावा डेवलपमेंट अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो वो फ्यूचर जनरेशंस के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे, यानी कि ऐसे ना हो कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से हमें फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े।
तो अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक ऐसा डिक्लेरेशन है जिसे पूरे वर्ल्ड के लीडर्स ने मिलकर साइन किया था इन 1992 एट UNCED यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है। और उसका एम था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, यानी ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। तो अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या है? रिसोर्स प्लानिंग यानी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, यानी वो कहाँ है, एंड उनका क्वांटिटी का पता लगाना, यानी वो कितने अमाउंट में है। इसके अलावा उनको डेवलप करना, इसे हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। तो अब रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्या है? तो हमारे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर इतने डाइवर्स रिसोर्सेज हैं, यानी इतने अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग की तो ज़रूरत होगी ही। इसके अलावा हमारे इंडिया में कुछ ऐसे रीजियंस हैं जहाँ पर कुछ रिसोर्सेज की भरमार है, यानी कुछ रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, वहीं अदर रिसोर्सेज वहाँ पर ना के बराबर है, यानी अदर रिसोर्सेज वहाँ पर है ही नहीं। तो एंड इसी की वजह से प्लानिंग की ज़रूरत होती है ताकि रिसोर्सेज को बैलेंस किया जा सके और जहाँ पर जिन रिसोर्सेज की कमी है वहाँ उनको पहुँचाया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी है, यानी वहाँ वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है। दूसरा एग्जांपल जैसे कि राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी तो है, लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। अब प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, यानी रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं? तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक ऐसा टेक्निक है या स्किल है जिसकी वजह से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या किया जाता है कि इसमें सर्वेस किया जाता है, मैपिंग किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्सेज का। दूसरा आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विथ एप्रोप्रिएट। यहाँ पर क्या किया जाता है कि टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाता है ताकि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया जा सके, रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सके। एंड तीसरा है मैचिंग। तो मैचिंग में क्या किया जाता है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करवाया जाता है कि इस रिसोर्सेज को डेवलप करने से हमारे ओवरऑल नेशन का कितना डेवलपमेंट होगा। अब लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें से 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है और 12% प्लेटूस है। तो अब लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो लैंड का जो क्वालिटी है वो कम हो जाना, यानी एक पर्टिकुलर जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी कम हो जाना ह्यूमंस की वजह से या फिर कोई नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से, एंड जिसकी वजह से हम उस लैंड में अब कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, यानी वो लैंड अब कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है, उसे ही लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अब कॉजेज क्या है लैंड डिग्रेडेशन के? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओवरग्रेजिंग किया जाता है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवरग्रेजिंग होती है। दूसरा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में ओवर इरिगेशन होता है। और तीसरा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ओवर माइनिंग ज़्यादा होता है, एंड इसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, यानी हम लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? पहला कि एफोरेस्टेशन करके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगा के। दूसरा कि ओवर ग्रेजिंग जो है उसको कंट्रोल करके। तीसरा कि माइनिंग को कंट्रोल करके, यानी माइनिंग का जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करके। चौथा कि शेल्टर बेल्ट्स उगा के। एंड पांचवा की इंडस्ट्रीज़ के जो इफ्लुएंट्स होते हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है उसको प्रॉपर तरह से डिस्चार्ज करके और उनको प्रॉपर तरह से डिस्पोज करके हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। अब सॉइल की बात करें तो सॉइल के 6 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो वाइडली स्प्रेड सॉइल है जिसे नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अगर बात करें टाइप की तो भंगर सॉइल होता है, इसमें एक खद्दर सॉइल होता है। भंगर यानी ओल्ड एलुवियल को कहते हैं और खद्दर यानी न्यू एलुवियल को कहते हैं। भंगर में ज़्यादा कंकर नोड्यूल्स होते हैं और ये लेस फर्टाइल होता है, वहीं जो खद्दर होता है यानी जो न्यू एलुवियल होता है उसमें कंकर नोड्यूल्स कम होते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल होता है। एलुवियल सॉइल में पोटैश, फॉस्फेरिक और लाइम होता है। एलुवियल सॉइल शुगर कैन, पैडी, व्हीट, दूसरे तरह के सीरियल्स या पल्सेस इनको उगाने के लिए ये सूटेबल सॉइल होता है। दूसरा है अपना ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक कलर का होता है, इसे रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ये कॉटन उगाने के लिए सूटेबल होता है। ब्लैक सॉइल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अब ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम होता है।
नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल जो है वो उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर हेवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है। ह्यूमस कंटेंट इसमें बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा और असम में पाया जाता है। अब लैटेराइट सॉइल में टी और कॉफी उगा सकते हैं। रेड लैटेराइट सॉइल जो है वो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में जो पाया जाता है वो कैश्यू नट उगाने के लिए भी सुटेबल होता है। अब रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से मिलकर बनता है। सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स के कुछ जोन्स में ये सॉइल पाया जाता है। तो ये जो सॉइल है ये रेड कलर का तब दिखता है जब इसमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में आयरन का डिफ्यूजन होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स का, एंड इसके अलावा ये येलो कलर का तब दिखता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल का कलर जो है वो रेड टू ब्राउन हो सकता है एंड इसका टेक्सचर सैंडी होता है और ये सेलाइन नेचर का होता है। तो ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से इस सॉइल में ना तो ह्यूमस होता है और ना ही मॉइस्चर होता है। तो अब प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करने से इसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। ये सॉइल वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल जो है वो हिली और माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं जहां पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं और इस सॉइल का जो टेक्सचर है वो वेरी करता है कि ये कौन से माउंटेन, किस तरह के माउंटेन एनवायरनमेंट में इसका फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये सॉइल जो है वो वैली के साइड में पाया जाता है तो वो लोमी और सिल्टी होता है। अगर ये अपर स्लोप्स में पाया जाता है तो ये कोर्स होता है थोड़ा, और अगर ये स्नो कवर्ड एरिया में पाया जाता है तो ये जो सॉइल है वो थोड़ा एसिडिक होता है और इसमें ह्यूमस कम होता है। और वहीं अगर ये सॉइल लोअर पार्ट ऑफ वैली में पाया जाता है, वैली के निचले हिस्से में, तो ये सॉइल जो है वो ज्यादा फर्टाइल होता है। इसके अलावा रनिंग वाटर जो है वो क्लेई सॉइल को कट करता है और उसमें डीप चैनल्स बना देता है, उसे गलीज कहते हैं। बैड लैंड क्या होता है? जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अब नहीं है उसे बैड लैंड कहते हैं, जो अब कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है। शीट इरोशन क्या होता है कि कभी कभी वाटर जो है वो एक शीट की तरह लार्ज एरिया में फ्लो करके जाता है और टॉप सॉइल को अपने साथ बहा ले जाता है, उसे शीट इरोशन कहते हैं। विंड इरोशन यानी विंड तेजी से बहती है और सॉइल को अपने साथ उड़ा ले जाती है, उसे विंड इरोशन कहते हैं। तो सॉइल इरोशन कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से है पहला कंटूर प्लाविंग। तो कंटूर प्लाविंग में क्या होता है कि प्लाविंग जो है वो कंट्रोल लाइन में किया जाता है, यानी लाइंस बना दिया जाता है ताकि वाटर का जो फ्लो है उसको कम किया जा सके, उसका जो स्पीड है उसको कम किया जा सके, जिसकी वजह से सॉइल ज्यादा इरोड नहीं होगा। नेक्स्ट तरीका है टेरेस फार्मिंग, यानी टेरेस बना के ऐसे फार्मिंग किया जाता है, इसकी वजह से भी सॉइल इरोशन कम होता है। तो इसके अलावा क्रॉप्स के बीच में स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास उगा दिया जाता है ताकि जो विंड का फोर्स है उसको कम किया जा सके, इसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। इसके अलावा एक लाइन में ट्रीज का उगा देना ताकि वो एक शेल्टर प्रोवाइड कर सके, इस ट्री के रोज को शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। सो दैट्स ऑल, ये था हमारा चैप्टर और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे पता है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।